हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का। तो आज की ये वीडियो पहली वीडियो है इस सब्जेक्ट से संबंधित या इस सेमेस्टर से संबंधित समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को इससे संबंधित और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करके रखना होगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपको कोई संशय है कि प्राइवेट में अच्छी जॉब्स मिलेंगी या गवर्नमेंट में अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तो भैया गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में से यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और उसमें भी ज़्यादा चांसेस तब हैं जब आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हों, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे कॉलेज से कर रहे हो जहाँ के टीचर भी नहीं सही से हैं, ठीक है, सही से टीचर भी नहीं है, और ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं और जिसका संबंध भी अच्छे कंपनियों के साथ में नहीं है, ठीक है। अधिकतर तो होता है गवर्नमेंट कॉलेजों का, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो बच्चे जो है परेशान होते हैं। यदि आप प्राइवेट से भी कर रहे हैं, आप चाहे प्राइवेट से कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट से कर रहे हो, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, यदि आप गवर्नमेंट से कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट से, कि आपके पास ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास ज्ञान है इस फील्ड से संबंधित तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आपके पास से नौकरी कहीं नहीं गई है, ठीक है। आपको जॉब मिलकर ही रहेगी अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है। और ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करूँगा। यदि इसके बारे में आप लोग जो है जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक प्यारा सा वीडियो बना देंगे जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी, ठीक है, स्पष्ट रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्रोनॉमी है क्या, एग्रोनॉमी की मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि एग्रोनॉमी जो है किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा के एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर के बना हुआ है, एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर के बना हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रमशः भूमि एवं प्रबंधन से है। क्या है? भूमि और प्रबंधन से है, भूमि एवं प्रबंधन से जिसका शाब्दिक अर्थ है, और अर्थात एग्रोनॉमी का शाब्दिक अर्थ भूमि का प्रबंधन से है, ठीक है, भूमि की प्रबंधन से संबंधित है। और डेफिनेशन की अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है कि शस्य विज्ञान अर्थात कृषि विज्ञान की वह शाखा है, शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांत एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यदि आप कृषि से, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको ये डेफिनेशन जो है आपको आनी चाहिए। यदि कोई भी टीचर आता है आपसे सबसे पहले पूछेगा एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या है और एग्रोनॉमी की मीनिंग्स क्या हैं, और यही जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं शस्य विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं, स्कोप क्या है इसका शस्य विज्ञान का। तो सबसे पहली लाइन आ जाती है इसमें हमारी कि शस्य विज्ञान का फलोत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध है। मौजूदा समय में हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब के ऊपर पहुंच चुकी है, इसलिए सघन खेती अथवा उत्पादकता बढ़ाकर आगामी दिनों के लिए आवश्यक खाद्यान्न समस्या का समाधान किया जा सकता है। शस्य विज्ञान का क्षेत्र बिंदु द्वारा उस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो अभी शुरुआती जो पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर याद कर लेना है। यदि आपके यहाँ कोई भी शिक्षक आता है तो वो भी ये पूछ सकता है कि क्या स्कोप्स हैं एग्रोनॉमी के, ठीक है। कुछ लोग तो एमएससी एग्रोनॉमी से भी करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके जो टीचर हैं वो एग्रोनॉमी से एमएससी किए हुए हों, ठीक है। हो सकता है आपके जो टीचर हैं वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि वो एमएससी एग्रोनॉमी से हैं तो वो ज़रूर ही आपसे इसका स्कोप के बारे में पूछेंगे, और ये क्वेश्चन जो है स्कोप वाला, तो क्षेत्र वाला, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे ज़रूर ही पूछा जाता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। जो इसका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा, जो हाफ ईयरली वाले होते हैं उसमें भी पूछा जाता है।
फिर आ जाता है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में क्या योगदान है, ठीक है, क्या स्थान है उसमें। तो अन्न, दालें एवं तेल हमारे भोजन के प्रमुख घटक हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हम सघन खेती के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय हम उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लिए हैं। दाल एवं तेल को अभी भी आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, अतः दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन की और हमें विशेष जोर देने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट सभी आपको याद करने हैं, जितने भी ये पॉइंट हैं, ठीक है, इसके जितने भी पॉइंट हैं, ये 8 पॉइंट हैं, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र में क्या स्थान है इसका, ठीक है। तो ये सभी 8 पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। ये 8 पॉइंट इसके क्षेत्र से संबंधित है, स्कोप से संबंधित है। यदि आप इसके आंसर्स नहीं याद कर सकते हैं, इसके आंसर से यदि आप नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम इसके क्वेश्चंस ही याद कर लें, ठीक है। इसके टॉपिक्स ही याद कर लें, जो इसके 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक तो हो गया रोजगार के क्षेत्र में, परिवार की खुशहाली में, और टिकाऊ खेती के क्षेत्र में, और फिर है राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में, उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति के क्षेत्र में, और पशु चारा उत्पादन के क्षेत्र में, रेशा उत्पादन के क्षेत्र में, और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, शस्य विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जितने भी हैं शस्य विज्ञान के क्षेत्र जितने भी हैं, ठीक है, 8 क्षेत्र हैं इसमें, ठीक है। 8 क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इनके पॉइंट को आपको याद ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में क्यों ना पढ़ रहे हो, हर जगह पर इसके स्कोप से संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ज़रूर याद कर लें। तो देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है। रेशा उत्पादन के क्षेत्र में पढ़ते हैं। रेशा उत्पादन के क्षेत्र में क्या स्थान है, तो इसमें आ जाता है कि कपास, जूट एवं सनई हमारे देश में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल हैं। इन फसलों का उत्पादन करके हम वस्त्र एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों हेतु कच्चा माल उपलब्ध करा सकते हैं और विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पशु चारा उत्पादन के क्षेत्र में कैसा स्थान है, ठीक है, क्या जगह है। तो इसमें आ जाता है कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में से भारतवर्ष के पास केवल 2% क्षेत्र है, ठीक है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में से भारत के पास जो है केवल 2% जो है क्षेत्रफल है, परंतु विश्व में पशुधन में 15% केवल भारतवर्ष में पाए जाते हैं। यहाँ पर चारा उत्पादन करा पाना बड़ी समस्या हो जाती है। जो 4% भूमि में चारा उत्पादन किया जाता है, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है चारा उत्पादन का भूमि कम होती जा रही है और यहाँ का कृषि पशु पर ही आधारित होती है। यहाँ की कृषि जो है पशु पर ही आधारित होती है, जिससे पहले के समय में जो खेती हुआ करती थी वो सिर्फ पशुओं पर ही आधारित हुआ करती थी कि जितने आपके पास बैल हैं, ठीक है, उन्हीं से तो आप जुताई करेंगे। पहले के समय में ऐसा ही होता था, बैलों से जुताई होती थी, ठीक है। तो ये उसी समय का है, न कि ये अभी का है कि आज का जो युग है, ठीक है, डिजिटल हो गया है। आज के समय में यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पशुओं का बहुत कम ही लोग जो है उपयोग करते हैं। जो पुराने लोग हैं वो लोग उपयोग करते हैं पशुओं का, ठीक है। और जो नई पीढ़ी आ चुकी है तो ये लोग जो हैं यंत्रों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और यंत्रों से ही, और ये चीज़ भी है कि यंत्रों से जो है अधिक कार्य भी हो जाता है, ठीक है, समय की बचत होती है। पोषक तत्वों के लिए चारा उत्पादन करना आवश्यक है, इससे कृषि में भी गति आएगी और पशुपालन में भी उत्पादन मिलेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति के क्षेत्र में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। देश में कृषि उत्पादन आधारित विभिन्न उद्योगों जैसे चीनी, तेल, कपड़ा एवं रेशा उद्योग इत्यादि शस्य उत्पादन आधारित है और उद्योग के कच्चे माल की पूर्ति होती है।
फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में तो शस्य उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक फसलों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू, मसाले, कपास एवं जूट इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इसे विदेशों में निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि टिकाऊ खेती के क्षेत्र में तो टिकाऊ खेती के क्षेत्र में कैसा हो जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करा पाना शस्य वैज्ञानिकों एवं अन्य कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष एक कड़ी चुनौती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और पर्यावरण संतुलन भी जो है बना रहे, जिसके लिए फसल चक्र अपनाकर और जैविक खाद का प्रयोग करना होगा। कीटनाशी, कवकनाशी व शाकनाशी दवाओं का प्रयोग नहीं करना होगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए टिकाऊ कृषि करनी होगी। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा परिवार की खुशहाली में। तो इसमें क्या आ जाता है कि अच्छे विधि से करने से अच्छी उत्पादन होगी, जिससे लोगों की आय बढ़ेगी तथा परिवार में भी खुश रहेंगे और खुशियाँ बढ़ेंगी। खेती ही देश की उन्नति का आधार है, क्योंकि कृषि को जो है रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है। रोज़गार के क्षेत्र में ऐसा हो जाता है कि इसमें रोज़गार लोगों को कैसे प्राप्त होगा और कहाँ कहाँ पर कृषि का जो है रोज़गार है। अब रोज़गार से आप ये समझ लीजिए, यदि किसी के पास 10 एकड़ खेत है और एक व्यक्ति 10 एकड़ खेत को जो है कर रहा है, तो उसको उसमें खेत में कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो उसमें जो है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है। और इसी प्रकार से और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रोज़गार मिलेगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की ये वीडियो छोटी ही बनाई है हमने, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे की मैं वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, आप लोगों का कैसा रिव्यू रहता है। ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे और हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। और आप हमारी सहायता करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।